नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग गुड इवनिंग दोस्तों। जय श्री कृष्णा। आ जाइए। कैसे हो दोस्तों? ओके, गुड मॉर्निंग। ओके, गुड इवनिंग। दर्शन सिंह गुड इवनिंग। ओके, अंकित गुड इवनिंग। करण जी गुड इवनिंग। दिव्या राठौर गुड इवनिंग। मानसी गुड इवनिंग। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। कैसे हो दोस्तों? आप सभी लोग कैसे हो दोस्तों? देखिए मित्रों, कुछ बातें तो आपको बता देता हूँ मैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको बता दूँ कि आप लोग तैयारी करो अपनी। जो एक तो बुक जो आने वाली दोस्तों, एक तो अपनी जो बुक आएगी ना, वो आने वाली दोस्तों 5 7 10 एक दिन में बुक आ जाएगी आपके पास। ओके, एएसओ की सबसे शानदार और जानदार बुक आने वाली है। डोंट वरी, आपको यहाँ अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा बुक आती है दोस्तों। ओके, नमस्ते सर रीना, मैं ठीक हो। देखो अच्छा दोस्तों, ये बताइए सबसे पहले तो आज 22 तारीख हो चुकी है और स्टेटिक्स के दो टॉपिक बचते हैं। एक है डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे का और एक है हाइपोथेसिस का। ये दो टॉपिक अपने सिलेबस के बचते हैं। उसके बाद अपना पूरा कंप्लीट सिलेबस कंप्लीट है। मैथ्स आपकी कंप्लीट हो चुकी है। मैथ्स के टोटल कितने टेस्ट हो चुके हैं दोस्तों? मैथ्स के टोटल मिला के दोस्तों 7 टेस्ट होंगे। अब तक 5 टेस्ट हो चुके होंगे, 2 टेस्ट तुम्हारे और बचेंगे। उसके बाद मैथ्स कंप्लीट। सर इको की नेट जेआरएफ की क्लास मिल जाएगी? नहीं बेटा, इको के लिए नहीं मिलेगी, कॉमर्स की मिलेगी। ओके, और एक इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि अब अपना टारगेट जो है ना धीरे धीरे दोस्तों, और उसके बाद जो राजस्थान का जो इकोनॉमिक है ना, वो इकोनॉमिक सर्वे आते ही करा दिया जाएगा आपको। तो मैं मान के चलता हूं दोस्तों कि 28 फरवरी तक आपको कंप्लीट मैं एक बार पूरा फ्री कर दूंगा कंप्लीट कोर्स से। 28 फरवरी तक आपका पूरा कंप्लीट एक बार कर दिया जाएगा। उसके बाद कुछ भी सिलेबस साथ लेके बैठूंगा। और सर बुक लॉन्च होने के कितने दिन मार्केट में आ जाएगी? बेटा मार्केट में तो अगले दिन आगे लॉन्च करेंगे होगा। और ओके, क्लियर। तो अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से समझना। राजस्थान की हिस्ट्री नहीं आई आप में बेटा, राजस्थान की हिस्ट्री नहीं कराएंगे क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री से 1 या 2 प्रश्न आएंगे। और राजस्थान की हिस्ट्री पढ़ाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता दूं, पहले तो 1 या 2 प्रश्नों के लिए दोस्तों आपको 70 80 घंटे पढ़ाना दोस्तों अन्याय है। इसलिए दोस्तों कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती है जो कुछ अपने को स्किप करनी होती है। जरूरी है कि अपन 100 के 100 प्रश्न सही करें। ओके मित्रों, राजस्थान की हिस्ट्री से 2 प्रश्न तुम्हारे आएंगे। और 2 प्रश्नों के लिए बता दो, 2 प्रश्नों के लिए अगर आप चाहो बताओ, आप खुद सोचो दो, 2 प्रश्न करने के लिए आप 70 से 80 से 90 घंटे की क्लास देखना पसंद करोगे? बताओ, खुद बताओ, दिमाग रखो। मैं तो मानता हूं दोस्तों मूर्खता होती है, इसको सबसे बड़ा मूर्खता कहते हैं। पास वो होता है दोस्तों जो जरूरत के हिसाब से जितनी जरूरत है वो चीज पढ़े, अननेसेसरी चीजों को छोड़ के जाए। दोस्तों क्या होता है कि जीवन में क्या होता है कि क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या छोड़ना है उसको समझना ये सबसे बड़ी बात है दोस्तों। ओके, ठीक है। तो क्या छोड़ना होता है दोस्तों वो समझना जरूरी है। पढ़ना तो सब कुछ है दोस्तों, लेकिन क्या क्या चीजें छोड़नी जो अपने को नहीं पढ़ के जानी, अगर एग्जाम में आए या नहीं आए इससे कोई मतलब नहीं दोस्तों। ओके ओके, तो दोस्तों आप इसकी टेंशन मत लो, वो तुम्हारे लिए मैं सोच रखा हूं कि मेरे को क्या छोड़ना क्या नहीं छोड़ना वो मेरे को छोड़ेगा दोस्तों। ओके, तो आगे राजस्थान की इको कराएंगे दोस्तों। राजस्थान की इको की इकोनॉमिक सर्वे आने के बाद, क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे से ही सारे प्रश्न आएंगे और राजस्थान का इकोनॉमिक सर्वे 2 4 दिन में आने वाला दोस्तों। ओके, ठीक है दोस्तों। सर इको भी 28 फरवरी को हो जाएगी, क्या डिमांड सप्लाई भी कराएंगे बेटा? अच्छा बताओ, डिमांड सप्लाई वापस करना चाहोगे क्या? तुम चाहो तो करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैंने पढ़ा रखा दोस्तों। ओके बताओ सर, प्लीज ज्योग्राफी आप पढ़ाइए सर प्लीज। ओके, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ डाल देना। बोल सुनील बेटा, मेरे को छोड़ दो, वो मेरी अटक है, तुम टेंशन मत लो। वो मेरा 218 का टारगेट मैंने सोच रखा है, क्या करना है क्या नहीं करना। चलो अभी पढ़ो, अभी तो पहले अपन जो मेन टॉपिक्स उसको चलते दोस्तों। ओके सर, राजस्थान इको भी आप ही पढ़ाना। राजस्थान इको तो मैं पढ़ाऊंगा और कौन पढ़ाएगा? ओके, राजस्थान सर हिस्ट्री यूट्यूब पर सुदामा सर करवा रहे हैं। ओके बिल्कुल ओके, चलो मैं तो आ जाइए दोस्तों। ओके चलिए मैं तो क्या अब देखो आ जाइए दोस्तों। अब आज से अपन एक नया, आज से दोस्तों आपके सामने एक नया टॉपिक है, सुनना और समझने को ना। ओके देखो दोस्तों, ये टॉपिक है दोस्तों आपके सामने डिजाइन। ओके, इस टॉपिक का नाम है दोस्तों डिजाइन। ओके, डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे दोस्तों। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे ये आपका टॉपिक है दोस्तों। डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे ये टॉपिक आपके सिलेबस का है दोस्तों। ओके सर, यस सर, वापस पढ़ो। ओके बताओ, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों तुम पढ़ लो आगे। ओके, हाँ मैं करा दूँ दोस्तों। सर रहने दो, डिमांड सब हम पिछली वाली का। ओके बताओ सर, डिमांड अरे कोई बात नहीं, पढ़ा दूंगा तब आगे। अब इसमें देखो दोस्तों आगे, ठीक है। अब सुनिए और समझना। ओके, ये है दोस्तों आपका नमूना, इसको होता है अपन नमूना सर्वेक्षण का डिजाइन। ओके, अब देखो आज से आपका एक नया टॉपिक चलेगा दोस्तों। ओके, नमूना सर्वेक्षण का डिजाइन। ओके, इसके बारे में हम बात करेंगे और अच्छे से समझेंगे दोस्तों। ओके, डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे की बात करेंगे दोस्तों। ओके आगे। ओके, अब सुनिए और समझने की कोशिश करते इस टॉपिक को। ओके, यानी डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे को लेकर हम बात करने वाले दोस्तों। ओके, डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे को बात करेंगे। ओके, सबसे पहले तो दोस्तों ये समझना जरूरी है आप लोगों को इस बात को लेकर कि आपको ये बात जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि समष्टि कौन सी आपकी समष्टि ऑब्लिक समग्र। कुछ बातें आपको बता दो, समष्टि ऑब्लिक समग्र। ओके, जिसको हम यूनिवर्स बोलते हैं, क्या होता है अपने यूनिवर्स कहा जाता है, यूनिवर्स। ओके आगे,
तो समष्टि ऑब्लिक समग्र जिसको अपन यूनिवर्स कहते हैं, ये अपना यूनिवर्स होता है। तो यूनिवर्स क्या होता है, तो ये समझना जरूरी कि यूनिवर्स किसे कहते हैं दोस्तों। ओके, यूनिवर्स का मतलब क्या होता है, यूनिवर्स को लेकर बात करेंगे, फिर अपन एक एक धीरे धीरे दो टॉपिक्स के ऊपर चर्चा करेंगे दोस्तों। ओके, आगे दोस्तों। ओके, चलिए तो मैं कह दूं दोस्तों कि यहाँ पर यूनिवर्स और समग्र का मतलब होता है कि किसी, अगर यहाँ लोगों किसी निश्चित उद्देश्य, दोस्तों मैंने कहा कि किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार, किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार, किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार दोस्तों, किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार दोस्तों, अनुसार किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार एक अनुसंधानकर्ता द्वारा, एक अनुसंधानकर्ता द्वारा, एक अनुसंधानकर्ता द्वारा, एक अनुसंधानकर्ता, मैंने कहा दो, एक अनुसंधानकर्ता द्वारा, एक अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित, एक अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई, एकत्रित की गई, एकत्रित की गई सभी इकाइयों, एकत्रित की गई सभी इकाइयों, एकत्रित की गई सभी इकाइयों का समूह, सभी इकाइयों का जो समूह है, समूह है दोस्तों। ओके, समूह है, समग्र ऑब्लिक समष्टि कहलाता है। समग्र ऑब्लिक समष्टि, जिसको पॉपुलेशन अपन बोलो, यूनिवर्स बोलो, एक ही बात है। समष्टि ऑब्लिक दोस्तों समग्र कहलाता है। सबसे पहले तो ये समझना थ्योरी, इस चैप्टर में पूरा थ्योरेटिकल पोर्शन है, अच्छे समझना। मैंने कहा दोस्तों कि किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार, किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार एक अनुसंधानकर्ता द्वारा दोस्तों। ओके, नाइस सर। अब ओके, तो दोस्तों मैंने क्या कहा कि किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार, किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार एक अनुसंधानकर्ता द्वारा दोस्तों के आगे, तो एक अनुसंधानकर्ता द्वारा दोस्तों एकत्रित की गई सभी इकाइयों का जो समूह होता है, एकत्रित की गई सभी इकाइयों का जो ग्रुप होता है, उस ग्रुप को अपन समष्टि ऑब्लिक समग्र कहते हैं दोस्तों के। तो यहाँ पर दोस्तों अगर अनुसंधान करता मतलब रिसर्च होल्डर, जो रिसर्च करता है, जो किसी चीज की खोजबीन करता है, जो किसी बारे में पता लगाने का प्रयास करता है, उसको अपन सर। तो कहने का मतलब क्या होता है, सपोज करो कि मेरे को किसी बात के ऊपर रिसर्च करनी है, उसके उस बात को रिसर्च करने के लिए दोस्तों मैं जितने भी डेटा इकट्ठे करूँगा, वो सारे के सारे दोस्तों डेटा जो होंगे, वो सारे के सारे डेटा क्या करेंगे आपके, उसको समष्टि ऑब्लिक समग्र कहेंगे, और समष्टि ऑब्लिक समग्र अपना कहलाएगा, उसको समष्टि ऑब्लिक समग्र कहते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि कोई भी रिसर्च होल्डर जो अनुसंधान करता होता है, वो किसी निश्चित उद्देश्य को पूरा करने के लिए, किसी निश्चित उद्देश्य के बारे में पता लगाने के लिए जितने भी डेटा कलेक्ट करता है, वो सारे डेटाओं का जो ग्रुप होता है, उस डेटा के ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, उसको यूनिवर्स बोलो या पॉपुलेशन बोलो या उसको समष्टि बोलो या समग्र बोलो, बात एक ही होती है दोस्तों। आपको ये भी जानने की कोशिश करनी है, फिर मैं आपको नीचे समझाऊं और एक बात आपको लिखाऊं दोस्तों कि समष्टि ऑब्लिक समग्र को, मैंने कहा दोस्तों समष्टि ऑब्लिक समग्र को, मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर समष्टि ऑब्लिक समग्र की जब बात आती है, समष्टि ऑब्लिक समग्र की जब बात आती है, समष्टि ऑब्लिक समग्र को दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, दो भागों में, दो भागों में बांटा गया। ओके, दो भागों में विभाजित किया गया। तो समष्टि ऑब्लिक समग्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। ओके, समष्टि ऑब्लिक समग्र को दो भागों में विभाजित किया गया। कितने भागों में, दो भागों में इसे बांटा गया। तो समष्टि ऑब्लिक जो समग्र होता है उसको दो भागों में अपन बांटते हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप देखोगे एक होता है परिमित दोस्तों, एक होता है आपका परिमित समग्र, एक होता है आपका परिमित समग्र। ओके, जिसको अपन बोलते हैं फाइनाइट। ओके, फाइनाइट यूनिवर्स इसको बोल सकते हैं। और एक होता है आपका अपरिमित समग्र। तो अगर बात को, एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित, इस प्रकार दो प्रकार के आपके समग्र होते हैं। एक परिमित होता है दोस्तों जिसको फाइनाइट बोलते हैं, और एक होता है इनफाइनाइट होता है। दो प्रकार के आपके समग्र होते हैं। तो समष्टि ऑब्लिक समग्र को दो भागों में अपन बांटते हैं दोस्तों के, एक होता है परिमित समग्र और एक होता है अपरिमित समग्र। ओके, यानी कहने का मतलब क्या होगा, एक होता है आपका फाइनाइट। ओके, एक होता है आपका फाइनाइट जिसको अपन फाइनाइट कर सकते हैं। ओके, और एक होता है आपका इनफाइनाइट। ओके, जिसको अपन फाइनाइट नहीं कर सकते। तो एक होता है आपका इनफाइनाइट समग्र। ओके, तो एक होता है परिमित और एक होता है अपरिमित। इस प्रकार से दो प्रकार के समग्र आपको देखने को मिलता है दोस्तों। ओके, अब अपने मन में क्वेश्चन आता है कि परिमित समग्र क्या होता है और अपरिमित समग्र क्या होता है, ये भी समझने की कोशिश करनी। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि परिमित, तो परिमित समग्र किसे कहते हैं और अपरिमित समग्र कौन सा होता है, इसके बारे में भी हम टीका टिप्पणी करने का पूरा प्रयास करेंगे। परिमित समग्र क्या होता है
और अपरिमित समग्र क्या होता है, इसके बारे में भी हम जानने का प्रयास करते हैं कि परिमित समग्र क्या होता है और अपरिमित समग्र क्या होता है, इसके बारे में दोस्तों अगर बात करें। ओके, अब सुनिए दोस्तों, अपन कह सकते हैं कि ऐसा समग्र जिसमें इकाइयों की संख्या निश्चित होती है तथा जिन्हें मापा जा सकता है अर्थात जिनकी गणना करना संभव है, वो परिमित समग्र कहलाता है। जैसे जनगणना के आंकड़े, एक कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ये क्या है, ये परिमित होते हैं। अर्थात दोस्तों अपन कह सकते हैं कि ऐसा समग्र, भाई ऐसा समग्र, ऐसा समग्र, मैंने कहा ऐसा यूनिवर्स, ऐसा समग्र जिसमें, ऐसा समग्र जिसमें, ऐसा समग्र जिसमें इकाइयों की बात आती है, ऐसा समग्र जिसमें इकाइयों की संख्या, जिसमें इकाइयों की संख्या, ऐसा समग्र जिसमें इकाइयों की संख्या निश्चित होती है, जिसमें इकाइयों की संख्या निश्चित होती है, ऐसा समग्र जिसमें इकाइयों की संख्या निश्चित होती है, जिसमें इकाइयों की संख्या निश्चित होती है तथा जिसमें इकाइयों की संख्या निश्चित होती है तथा जिन्हें मापा जा सकता है, जिनका अपन मेजरमेंट कर सकते हैं, जिन्हें मापा जा सकता है, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है, जिन्हें मापा जा सकता है। अर्थात, अर्थात कहने का मतलब अर्थात जिनकी गणना, अर्थात जिनकी गणना, अर्थात जिनकी गणना, अर्थात जिनकी गणना करना संभव है, अर्थात जिनकी गणना करना संभव है, अर्थात जिनकी गणना करना संभव है, जिनकी गणना करना संभव है, वो परिमित समग्र कहलाता है। उसको हम परिमित समग्र कहते हैं, वो अपना परिमित समग्र कहलाता है, यानी उसको फाइनाइट अपन कह सकते हैं, वो परिमित समग्र अपना कहलाता है, उसको अपन परिमित समग्र कहते हैं। ओके, तो मैंने कहा ऐसा समग्र जिसमें इकाइयों की संख्या, मैंने कहा ऐसा समग्र जिसमें इकाइयों की संख्या, यानी इकाइयों की जो संख्या होती है वो कैसी होती है, निश्चित होती है। तो मैंने कहा कि ऐसा समग्र जिसमें इकाइयों की संख्या निश्चित होती है, जिन्हें मापा जा सकता है, अर्थात जिनकी गणना करना क्या होता है, संभव होता है, वो आपका क्या कहलाता है, उसे हम परिमित समग्र कहते हैं, वो अपना परिमित समग्र कहलाता है, उसे परिमित समग्र कहा जाता है। जैसे अगर मैं बात करूँ, अगर मैं बात करूँ जैसे जनगणना के आंकड़े, तो दोस्तों जैसे जनगणना के जो आंकड़े होते हैं, तो जनगणना के आंकड़े जो होते हैं, जनगणना के जो आंकड़े होते हैं, जनगणना के आंकड़े कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, 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 ओके, कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या, ओके, मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या, मतदाताओं की संख्या, तो ये क्या है दोस्तों, ये सब परिमित समग्र कहलाते हैं आदि। तो इनको हम परिमित या फाइनाइट बोलते हैं। कहने का मतलब कि यूनिवर्स, तो यूनिवर्स ऐसा यूनिवर्स जिसमें इकाइयों की संख्या निश्चित होती है, मतलब फिक्स होती है कि इतनी इकाइयाँ हैं, जिनका हम मेजरमेंट भी कर सकते हैं, जिनको हम माप सकते हैं, जिनका मापन करना संभव है, जिनको मापा जा सकता है, अर्थात जिनकी गणना करना संभव है, जिनको कैलकुलेट करना संभव है, वो सारे के सारे समग्र आपके परिमित समग्र कहलाते हैं। उनको हम परिमित समग्र के अंतर्गत मानते हैं, यानी वो अपने फाइनाइट कहलाते हैं, उनको हम परिमित समग्र का पार्ट अपन मानते हैं, वो परिमित समग्र अपने कहलाते हैं। ओके, सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखना। ओके, फिर दोस्तों आपके सामने आता है अपरिमित समग्र, अपरिमित समग्र, ओके, अपरिमित समग्र, ओके, तो अपरिमित समग्र की बात करें, अपरिमित समग्र, ओके, तो अपरिमित समग्र की जब बात करते हैं, अपरिमित समग्र को लेकर अगर कहें कि भाई अपरिमित समग्र क्या होता है, इसके बारे में हम जानकारी करें दोस्तों मैंने कहा कि ऐसा समग्र, मैंने कहा दोस्तों ऐसा समग्र, ऐसा आपका समग्र, ऐसा समग्र जिसमें, ओके आगे, जिनमें, ऐसा समग्र जिनमें इकाइयों की संख्या, ऐसा समग्र जिनमें इकाइयों की संख्या, जिनमें इकाइयों की संख्या, ओके, ऐसा समग्र जिनमें इकाइयों की संख्या अनिश्चित, जिनमें इकाइयों की संख्या अनिश्चित, ओके, अनिश्चित ओब्लिक अनंत होती है, अनिश्चित ओब्लिक अनंत होती है। तो ऐसा समग्र जिनमें इकाइयों की संख्या कैसी होती है, अनिश्चित होती है, ओब्लिक अनंत होती है, मतलब अनंत है, ओके, इनफाइनाइट होती है, ओके, अनंत होती है, तथा जिनकी गणना करना, तथा जिनकी गणना करना, तथा जिनकी गणना करना, तथा जिनकी गणना करना, तथा जिनकी गणना करना संभव नहीं है, ओके, जिनकी गणना करना संभव नहीं होता, तो जिनकी गणना करना संभव नहीं होता, जिनकी गणना करना संभव नहीं होता है दोस्तों,
अपरिमित समग्र कहलाते हैं, अपरिमित समग्र कहलाते हैं, अपरिमित समग्र अपने कहलाते हैं, अपरिमित समग्र कहलाता है। ओके, उसको हम अपरिमित समग्र कहलाता है, वो अपना अपरिमित समग्र अपना कहलाता है। तो अगर ऐसा समग्र जिनमें इकाइयों की संख्या अनिश्चित ऑब्लिक अनंत होती है। ओके, तो मैं कहा ऐसा समग्र जिसमें इकाइयों की संख्या कैसे होती है, अनिश्चित होती है। ओके, ऑब्लिक अनंत होती है, जिनकी गणना करना संभव नहीं होता, उसको अपरिमित समग्र कहा जाता है, अपना अपरिमित समग्र कहलाता है। जैसे अगर मैं इसके एग्जाम्पल्स की मैं बात करूं, इसके एग्जाम्पल्स करूं, जैसे आकाश में तारों की संख्या, भाई आकाश में तारों की संख्या, तो आकाश में तारों की संख्या क्या तुम गिन सकते हो क्या? आकाश में तारों की संख्या, आकाश में तारों की संख्या। ओके, आकाश में तारों की संख्या। ओके, अगर सिर में बालों की संख्या, सिर में बालों की संख्या, सिर में बालों की संख्या, तो सिर में बालों की संख्या इस तरह से बात करें तो ये सब क्या है, अपरिमित है दोस्तों, जिनको अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। जैसे भाई साहब कई लोग होते हैं ना आज के ज़माने के, कई तरह के मजनू आपने देखोगे, वो अपनी मासूका को क्या कहते हैं, मैं तेरे आकाश के तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तारे तोड़ लाऊंगा। वो दोस्तों ये तो शुक्र मानो कि कल को उस मासूका का दिमाग खराब हो जाए और वो कह ले बेटा एक काम कर, पहले तो आकाश के तारे ही तोड़ ला, पता लगा कि तारे तोड़ने के चक्कर में खुद ना टूट जाए। ओके, तो कई बार हो सकता है दोस्तों किसी लड़की का दिमाग अगर खराब हो जाए, लड़की बोलते, अगर कोई लड़का भाई जज्बाती को बोलते कि मैं तेरे लिए आकाश के तारे तोड़ लाऊंगा, चांद तारे कर दूंगा, फलाना कर दूंगा, अगर गलती से लड़की ने कह दिया कि एक काम कर, अगर तू ऐसा है तो पहले ये काम कर ले, पहले ये काम कर, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। ओके, तो इस तरह की घटना दोस्तों कई बार घटित हो सकती है, थोड़ा इनसे बच के रहना। ये आजकल थोड़ा इसलिए थोड़ा जज्बाती बनने की कोशिश मत करना, कहीं पता लगा जज्बाती बनते बनते दोस्तों कुछ आपके साथ हो जाए, गड़बड़ हो जाए, तो इस तरह का कार्य अपने को कभी भी नहीं बना होगा। ओके, तो इस तरह की बात आ जाएगी। ओके, तो देखो तो अभी अपन बात, देखो अपन डिजाइन ऑफ सैम्पलिंग की बात करें, और सैम्पलिंग पढ़ने से पहले ये सब चीज़ें जानना जरूरी है, क्योंकि अपने को एक एक चीज़ों समझना जरूरी है। ओके, आगे तो एक एक बातें समझना जरूरी होता है, एक एक बातों को अपने को जानना जरूरी होता है। ओके, तो दोस्तों मैंने कहा, मैंने बताया दोस्तों आप लोगों के आगे। ओके, तो अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पर मतलब, तो अपन कह सकते हैं कि किसी समग्र क्या होता है, पहले तो समग्र को जानना जरूरी, क्योंकि दोस्तों अपन जब सैंपल, देखो सैंपल कहाँ से लेते हैं, समग्र में से लेते हैं, तो सैंपल हम समग्र में से उठाते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि समग्र में से सैंपल उठाए जाते हैं दोस्तों। ओके, तो समग्र क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है, पॉपुलेशन क्या होता है, ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी होती है। तो किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार दोस्तों, किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार दोस्तों, एक अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सभी इकाइयों का समूह समग्र या समष्टि कहलाता है। ये सबसे पहली जरूरी बात होती है दोस्तों। ओके, आगे अब देखिए मैं तो यहां तक की बात अगर करें दोस्तों, आगे दोस्तों। ओके, तो अपन बात करें दोस्तों यहाँ पर, सुनिए। ओके, आगे तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपको समझा दोस्तों। ओके, तो देखो यहाँ पर ये चीज़ तो आपके सामने यहाँ पर आ जाती है दोस्तों। ओके, तो यहाँ पर मैं बात करूँ दोस्तों, यहाँ पर अगर सर स्टेटिक्स भी आप एंजॉय के साथ बना आगे, थैंक यू। तो मैंने कहा कि किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार एक अनुसंधानकर्ता एकत्रित की गई सभी इकाइयों का समूह समग्र या समष्टि कहलाता है। दोस्तों आप ये बताइए दोस्तों, मैं आपको नहीं देख पाता, आपसे कभी बातचीत भी नहीं कर पाता, क्योंकि दोस्तों पूरा फोकस 218 बच्चों के टारगेट का रहता है। आप सब लोग खुश हो रहा दोस्तों, क्योंकि आप में से लाइव कितने आते हैं नहीं आते मेरे को नहीं। दोस्तों एक बार कोर्स हो जाने दो, फिर तुम्हारे लिए मैं नई रणनीति बनाऊं, फिर चलेगा टॉपिक वाइज टेस्ट और फिर चलेगा मेगा टेस्ट। मेगा टेस्ट का चार्ज लूंगा आपसे, ये पता आपको पता है, मेगा टेस्ट का पैसा लगेगा, फिर बाद में मत करना, लेकिन ध्यान रखना मेरे को पहले अनाउंसमेंट हो, शुरू के 1 दिन तक या 2 दिन तक ऑफर रहेगा, उसके बाद हमारी फीस बढ़ती है, तो ध्यान रखना, बाद में तुम कॉल करोगे ये करोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारे लिए मैं शानदार टेस्ट सीरीज लाऊंगा, शानदार। और टेस्ट सीरीज लाऊंगा कोर्स होने के 10 दिन बाद, क्योंकि 10 दिन का तुमको टाइम दूंगा कि तुम जितना भी पेंडिंग काम हो सारा पढ़ लो, अच्छे से पूरा कोर्स कवर कर लो, बस कोर्स होते ही पता चलेगी दोस्तों। सर को भी आगे आगे सर को भी हासिल अच्छा अच्छा ठीक, तो ऐसा होता है दोस्तों, कई बार रीना से मिल जाते भाई, ऐसे मिल जाते दोस्तों। ओके ठीक है दोस्तों, आगे हाँ ओके, अब आ जाओ दोस्तों, अब बात करते हैं, ये तो क्या अपरिमित समग्र की बात है। अब सुनो दोस्तों, अब आता है दोस्तों आपके सामने अगला पॉइंट। ओके, अब समग्र को समझ लिया, समग्र के प्रकार समझ लिए दोस्तों, समग्र क्या होता है ये भी अपन देख लिया। अब आता है आपका प्रतिदर्श दोस्तों, अब आता है आपका प्रतिदर्श। अब प्रतिदर्श बोलो दोस्तों अगर बोलो, ओके आगे, और उसको बोलो नमूना। दोस्तों अपना सपना पूरा करना चाहते हो अपने माँ बाप, ओके आगे ओके। अब बात करें तो यहां पर हम सैंपल की बात करें, सैंपल को लेकर बात करें, सैंपल को लेकर बात करेंगे दोस्तों। ओके, अब सुनिए और समझने की कोशिश करें जिसने आगे, तो अपन कह सकते प्रतिदर्श ऑब्लिक नमूने की बात करें, प्रतिदर्श ऑब्लिक नमूना, प्रतिदर्श ऑब्लिक नमूने की बात करेंगे, प्रतिदर्श ऑब्लिक नमूने की बात अपन करेंगे दोस्तों। ओके, प्रतिदर्श ऑब्लिक नमूने की बात हम करने वाले दोस्तों। ओके,
आप सुनिए और समझने की दोस्तों यस सर। आगे आप देखो, आप सुनिए दोस्तों, आप समझने की कोशिश करते। अब देखो आगे आप सुनिए दोस्तों, मैंने कहा यहां पर कि प्रतिदर्श क्या होता है। प्रतिदर्श तो इसको बोलते हैं प्रतिदर्श, मतलब सैंपल। सैंपल प्रतिदर्श किसी भी, देखो मतलब मैंने पहले प्रतिदर्श किसी भी, प्रतिदर्श किसी भी समग्र, ओके, प्रतिदर्श किसी भी समग्र का, किसी भी समग्र का दोस्तों एक भाग होता है। प्रतिदर्श किसी भी समग्र का दोस्तों एक भाग होता है, एक पार्ट होता है, जिसमें प्रतिदर्श किसी भी समग्र का एक भाग होता है जिसमें उस समग्र, जिसमें उस समग्र, जिसमें उस समग्र, ओके, समग्र के सारे गुण, जिसमें उस समग्र के सारे गुण, सारे गुण विद्यमान होते, उस समग्र के सारे गुण विद्यमान होते, उस समग्र के सारे गुण विद्यमान होते हैं दोस्तों। तो मैंने कहा कि प्रतिदर्श किसी भी समग्र का एक भाग होता है जिसमें उस समग्र के सारे गुण विद्यमान होते, ओके, सारे गुण विद्यमान होते तथा, सारे गुण विद्यमान होते तथा वह उस समग्र की, तथा वह उस समग्र की, तथा वह उस समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उस समग्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, ओके, उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कहते हैं ना उसका रिप्रेजेंट कहता है, ओके, जिसके आधार पर, ओके, जिसके आधार पर, मतलब उन सैंपल के आधार पर, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर, जिसके आधार पर संपूर्ण, जिसके आधार पर संपूर्ण समग्र की, जिसके आधार पर संपूर्ण समग्र की इकाइयां, जिसके आधार पर संपूर्ण समग्र की इकाइयों का, संपूर्ण समग्र की इकाइयों का सांख्यिकीय, संपूर्ण समग्र की इकाइयों का सांख्यिकीय माप, सांख्यिकीय माप, सांख्यिकीय माप, सांख्यिकीय माप निश्चित किया जा सकता है, सांख्यिकीय माप निश्चित किया जा सकता है, ओके, सांख्यिकीय माप निश्चित किया जा सकता है, ओके। आगे ये समझना, देखो तो मैंने क्या लिखा कि प्रतिदर्श ऑब्लिक नमूना क्या है, ये बना। मैंने कहा कि प्रतिदर्श किसी भी समग्र का, वह है किसी समग्र का एक भाग होता है, ओके, प्रतिदर्श किसी भी समग्र का एक भाग होता है जिसमें उस समग्र के सारे गुण विद्यमान होते हैं, उस समग्र के सारे गुण उसके अंतर्गत, उस समग्र के सारे गुण उसमें विद्यमान होते हैं तथा वह, यानी जो प्रतिदर्श होता है, जो सैंपल होता है, वह उस समग्र का क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, उसका प्रतिनिधित्व करता है, जिसके आधार पर संपूर्ण समग्र की इकाइयों का सांख्यिकीय माप निश्चित किया जाता है। जैसे शरीर से ब्लड की बूंद, ओके, जैसे किसी मानव शरीर में ब्लड की जो बूंद है, ओके। आगे तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, जैसे अगर मैं तुमसे एग्जाम्पल में दूँ तो जैसे हम कह सकते हैं, जैसे अगर कह दे, जैसे मानव शरीर में, अगर मानव शरीर में, जैसे मानव शरीर में से, मानव शरीर में से दोस्तों ब्लड की बूंद होती है, तो ब्लड की जो बूंद है, मतलब ब्लड की बूंद, ओके, ब्लड की बूंद प्रतिदर्श है, मतलब आपको दोस्तों प्रतिदर्श है, इसका मतलब उस ब्लड की एक बूंद से आप शरीर का ढांचा तय कर सकते हो कि एक्चुअल में शरीर में क्या बीमारी है, कैसी बीमारी है, उस बात का पता हम लगा सकते हैं। तो प्रतिदर्श दोस्तों अगर मानव शरीर में ब्लड की जो बूंद होती है, तो मानव शरीर में दोस्तों, मानव शरीर में से, ओके, ब्लड की, मानव शरीर में से जो ब्लड की बूंद होती है, ब्लड की बूंद एक प्रतिदर्श कहलाती है, जिसको अपन सैंपल कहते हैं, ये अपना सैंपल कहता है दोस्तों, ओके। तो दोस्तों मैंने क्या कहा, सैंपल का मतलब सीधा सा होता है कि प्रतिदर्श, सैंपल का होता है कि किसी भी समग्र का एक भाग है, किसी भी समग्र का एक भाग है, किसी समग्र का एक पार्ट होता है दोस्तों, जिसमें यानी उसमें क्या होता है, उसमें उस समग्र के, यानी उस यूनिवर्स के सारे गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं, उस सारे गुण क्या होते हैं, विद्यमान होते हैं तथा वह, यानी जो प्रतिदर्श वह है उस समग्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, उस समग्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसके आधार पर संपूर्ण समग्र की इकाइयों का, जिसके आधार, मन का कि जिसके बेस पर या जिसके आधार पर संपूर्ण समग्र की इकाइयों का, संपूर्ण समग्र की इकाइयों का सांख्यिकीय माप निश्चित किया जाता है, उसी को हम प्रतिदर्श कहा जाता है, वही अपना सैंपल कहलाता है, उसी को सैंपल्स अपन कहते हैं। दोस्तों बताइए ये चीज आपको समझ में आ गई क्या, यस या नो दोस्तों, इसको थम्स अप कर दो कि मैंने आपको
देखो जो जो बातें समझ आ रही है वो आप थम्स अप कर दो, क्योंकि कक्षा कक्ष में ही आपको याद करना, कक्षा कक्ष में ही आपको समझना है, आपको कक्षा कक्ष में ही सारी बातें देखनी दोस्तों, कि ये बात आपको समझने की कोशिश अच्छे से कर लेनी है कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत इस सब चीज़ों को आपको ढंग से देखना है। ओके, बाद में देखना। ओके, तो प्रतिदर्श किसी भी समग्र का एक भाग होता है जिसमें उस समग्र के सारे गुण विद्यमान होते हैं तथा वह यानी प्रतिदर्श उस समग्र का प्रतिनिधित्व करता है जिसके आधार पर संपूर्ण समग्र की इकाइयों का सांख्यिकीय माप निश्चित किया जा सकता है। ओके, जैसे मानव शरीर में ब्लड की जो बूंद होती है वो आपके सामने आ जाएगी दोस्तों। ओके, अब यहां पर मैं बात करना चाहूंगा, यहां पर दोस्तों आपके सामने बात आएगी। अब आता प्राचल। अब ये प्राचल क्या होता है, तो इस प्राचल की बात करें, प्राचल क्या होता है। अब प्राचल किसे कहते हैं, प्राचल का मतलब क्या होता है, प्राचल क्या होता है। प्राचल को बोलते हैं दोस्तों पैरामीटर। क्या बोलते हैं, पैरामीटर। दोस्तों ये पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर भी समझ लीजिए, पैरामीटर्स क्या होता है। तो पैरामीटर किसे कहते हैं, प्राचल किसे कहते हैं, प्राचल का मीनिंग क्या होता है। तो प्राचल के मीनिंग को भी आपको समझने की जरूरत है दोस्तों। ओके, समझ आ रहा है सभी को दोस्तों, सभी को समझ में आ रहा है, यस या नो बोल देना दोस्तों, क्योंकि वैसे तो आपको सब चीज समझ में आ रही होगी, क्योंकि ये चैप्टर पूरा थ्योरेटिकल दोस्तों, उसके बाद हाइपोथेसिस चलेगा जिसमें टेस्टिंग चलती है। ओके, अब देखो मैं यहां पर आपको समझाता हूं और आपको यहां पर समझाने का पूरा प्रयास करता हूं। देखो ओके, मैंने कहा क्या कि समष्टि, समष्टि मतलब आपका समग्र, मतलब आपका यूनिवर्स जिसको अपन कहते हैं, समष्टि ऑब्लिक समग्र के। ओके, समष्टि ऑब्लिक समग्र के, समग्र के सभी इकाइयों के, सभी इकाइयों के, सभी इकाइयों के अभिलक्षणों, सभी इकाइयों के अभिलक्षणों, सभी इकाइयों के अभिलक्षणों, सभी इकाइयों के अभिलक्षण, अभिलक्षण मतलब जो भी उनके कैरेक्टर्स होते हैं। ओके, समष्टि ऑब्लिक समग्र के सभी इकाइयों के अभिलक्षणों के सांख्यिकीय माप। ओके, सांख्यिकीय जो माप होते हैं, सांख्यिकीय माप यानी स्टैटिकल जो मेजरमेंट होता है, सांख्यिकीय माप को, सांख्यिकीय माप को प्राचल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्राचल कहा जाता है, यानी उन्हीं को हम प्राचल कहते हैं, वो प्राचल कहलाता है, उसको अपन पैरामीटर्स कहते हैं, वो अपना पैरामीटर्स कहलाता है, उसको प्राचल कहा जाता है। ओके, समष्टि ऑब्लिक समग्र के सभी इकाइयों के अभिलक्षणों के, अभिलक्षणों के जो सांख्यिकीय माप होते हैं, उन सांख्यिकीय माप को हम क्या कहते हैं, प्राचल कहा जाता है, वो पैरामीटर्स अपने कहलाते हैं दोस्तों। ओके, जैसे अगर बात हो, जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल बात करूं, जैसे अगर जैसे लिखूं दोस्तों, जैसे तो जैसे क्या लिखा, जैसे समग्र, अगर मान लो मेरे पास 100 इकाइयां, 100 इकाइयों के माध्य, समग्र का माध्य ये प्राचल है, समग्र का वेरियांस ये भी प्राचल है, तो समग्र का जो अपन सांख्यिकीय माप अपन निकालते हैं वही अपना प्राचल कहलाता है। यानी दोस्तों अगर मैं बात करूं यहां पर आपको एक पॉइंट अगर मैं नोट करूं, एक पॉइंट यहां पर नोट करके आपको इसी के नीचे एक नोट करके एक बिंदु दर्शाऊं, तो आई होप आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैंने कहा कि प्राचल के अंतर्गत, किसके अंतर्गत, प्राचल के अंतर्गत, मैंने कहा कि प्राचल के अंतर्गत यानी दोस्तों पैरामीटर्स के अंतर्गत किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार, किसी भी प्रकार की, ओके, किसी भी प्रकार की, किसी भी प्रकार की सांख्यिकीय त्रुटि, यानी इसमें स्टैटिकल एरर, सांख्यिकीय त्रुटि या दोस्तों अपन सैंपलिंग त्रुटि नहीं होती, क्योंकि प्राचल में दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई सांख्यिकीय त्रुटि नहीं होती, मतलब कोई एरर नहीं होती भाई, एरर नहीं होती, एरर नहीं होती है दोस्तों। अर्थात दोस्तों अर्थात अर्थात सामान्यतः कोई त्रुटि नहीं होती, अर्थात सामान्यतः कोई त्रुटि नहीं होती, अर्थात सामान्यतः कोई त्रुटि नहीं होती। क्योंकि दोस्तों अगर आप समग्र की सभी इकाइयों को लेकर अगर उनका सांख्यिकीय माप निकाल रहे हो तो फिर गलती कहां से होगी भाई। इस चीज अगर अपन सारा सिलेबस अगर पढ़ ले तो फिर हम सारा सिलेबस पढ़ लेंगे तो फिर फेल कैसे होंगे, नहीं होंगे ना। तो अगर सारी चीजों को अगर पढ़ के जाएंगे तो टॉप करेंगे, लेकिन अगर सारी में से कुछ पढ़ेंगे तो त्रुटि हो सकती है, गलती हो सकती है। अतः सामान्यतः कोई त्रुटि, सामान्यतः कोई त्रुटि, सामान्यतः कोई त्रुटि नहीं होती, मतलब किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होती। किसमें दोस्तों, आपके प्राचल। तो प्राचल के अंतर्गत दोस्तों किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती, किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होती, इसको अपन कहें किसी भी प्रकार का दोस्तों कोई एरर नहीं माना जाता। ये बात आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। ओके, अब बताओ तो यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आ रही है नहीं, यस या नो। जो बात मैंने बताया दो, तो अगर मैं कहूं प्राचल का मतलब क्या था, पैरामीटर्स का मतलब क्या था, तो पैरामीटर्स का मतलब सीधा सा होता है, पैरामीटर्स का मतलब आपका सीधा सा रहता है, जो आपके सामने दोस्तों यहाँ पर है कि पैरामीटर्स क्या होता है। तो पैरामीटर्स का मतलब सीधा सा आपका सामने, सीधी सी बात अगर दोस्तों कि पैरामीटर्स क्या होता है दोस्तों, सबसे ये समझना दोस्तों जरूरी होता है। तो अपन कह सकते हैं कि समग्र की इकाइयों की जब बात करते हैं
प्राचल बोलो या पैरामीटर्स बोलो एक ही बात है। तो प्राचल बोलो या पैरामीटर्स बोलो एक ही बात कहलाता है। तो समग्र की सभी इकाइयों के अभिलक्षणों के जो सांख्यिकीय माप होते हैं उसको दोस्तों अपन क्या होता है, प्राचल बोलते हैं, पैरामीटर्स बोलते हैं। और पैरामीटर्स की जब बात आती है तो पैरामीटर्स में किसी भी प्रकार की कोई एरर नहीं होती, किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं होती, यानी पैरामीटर्स में किसी भी प्रकार की कोई एरर दोस्तों त्रुटि नहीं मानी जाती। ये बात भी आपको समझने की कोशिश आपको करनी है। ओके चलिए मित्रों उसके बाद हम बात करेंगे आगे। फिर आता दोस्तों आपके सामने एक शब्द और आता प्रतिदर्शज। प्रतिदर्शज, प्रतिदर्शज, अब इसको दर्शज बोलते हैं, दर्शज। ओके ये कहलाता है आपका, इसको इंग्लिश में होता है स्टैटिक्स कहा जाता है। स्टैटिक्स अगर कहा स्टैटिक, इसको कहते हैं स्टैटिक कहा जाता है। अब ये प्रतिदर्शज क्या होता है, इस स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है ये भी समझ लो। इस प्रतिदर्शज का मतलब क्या होता है, प्रतिदर्शज कहते हैं किसे, इस बात को भी समझ। ओके ठीक है, अब देखो प्रतिदर्शज स्टैटिक्स क्या होता है इसको भी समझ दो। ओके दोस्तों इसका मतलब सीधा सा होता है कि मतलब देखो इसका मतलब होता है कि समग्र में से, देखो आगे क्लास। ओके समग्र में से, समग्र में से, समग्र में से चुनी गई, समग्र में से चुनी गई। ओके समग्र में से अगर आगे। ओके अब सुनिए और समझने को आगे देखो। मैंने कहा दो समग्र में से चुनी गई, समग्र में से चुनी गई इकाइयों, मैंने कहा कि समग्र में से चुनी गई इकाइयों, चुनी गई इकाइयों के मतलब आपने समग्र में से जो इकाइयां आपने चुनी है, मतलब जो सैंपल आपने लिए। ओके आपके इकाइयों के, इकाइयों के अभिलक्षणों, इकाइयों के अभिलक्षणों, इकाइयों के अभिलक्षणों से, इकाइयों के अभिलक्षणों से ज्ञात किए गए, ज्ञात किए गए, ज्ञात किए गए सांख्यिकीय माप को, ज्ञात किए गए सांख्यिकीय माप को, ज्ञात किए गए सांख्यिकीय माप को, ज्ञात किए गए सांख्यिकीय माप को क्या बोला जाता है, प्रतिदर्शज कहा जाता है। प्रतिदर्शज कहा जाता है, प्रतिदर्शज कहा जाता है, उसको हम प्रतिदर्शज अपन कहते हैं। पहली बात तो ये समझना। तो समग्र में से चुनी गई इकाइयों के अभिलक्षणों से ज्ञात किए गए सांख्यिकीय जो माप होते हैं वो प्रतिदर्शज कहलाते हैं, उनको अपन प्रतिदर्शज कहते हैं दोस्तों। ओके कैसे, मैं एक एग्जाम्पल देखो, जैसे दोस्तों अगर मैं तुमसे कहूं, जैसे एक एग्जाम्पल, जैसे एक समग्र की, अगर मैं कहूं एक समग्र की, मतलब एक समग्र की 100 इकाइयों में से, मतलब एक समग्र में टोटल 100 इकाइयां, 100 इकाइयों में से, 100 इकाइयों में से 10 इकाइयों का, ओके 10 इकाइयों का, 10 इकाइयों का चयन, 10 इकाइयों का चयन किया गया। ओके 10 इकाइयों का चयन किया गया। ओके किया गया, तो 10 इकाइयों का चयन किया गया, तो उन 10 इकाइयों, तो उन 10 इकाइयों, तो उन 10 इकाइयों के आधार पर, उन 10 इकाइयों के आधार, उन 10 इकाइयों के आधार पर, तो उन 10 इकाइयों के आधार पर ज्ञात किया गया, उन 10 इकाइयों के आधार पर ज्ञात किया गया माध्य, मतलब अपन उन 10 इकाइयों के आधार पर जो माध्य ज्ञात किया, जो मीन ज्ञात किया, ज्ञात किया गया माध्य और तथा विचरण, ज्ञात किया गया माध्य तथा विचरण और वेरियांस प्रतिदर्शज कहलाता है। वो क्या कहलाता है, प्रतिदर्शज कहलाता है, उसी को अपन प्रतिदर्शज कहलाता है, वो अपना प्रतिदर्शज कहलाता है। ओके यानी वो स्टैटिक कहलाता है, स्टैटिक उसको कह सकते हैं, वो अपना स्टैटिक पार्ट कहलाता है, उसको अपन स्टैटिक पार्ट के अंतर्गत शामिल करते हैं, अपना स्टैटिक पार्ट का पार्ट माना जाए तो उसको स्टैटिक पार्ट के अंतर्गत दोस्तों अपन शामिल करते हैं। ये बात आप लोगों के सामने यहाँ पर आ जाए दोस्तों। ओके तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कहा दोस्तों, देखो मैंने कहा कि समग्र में से, यानी आपके यूनिवर्सल में से चुनी गई इकाइयों, यानी आपने समग्र में से जो इकाइयां आपने चुनी है, मतलब जो सैंपल आपने लिए, सैंपल के आधार पर ज्ञात किए गए सांख्यिकीय माप को दोस्तों क्या कहा जाता है, सांख्यिकीय माप। ठीक है तो अगर बात है तो यहां पर मैंने कहा और समझाया कि समग्र के आधार पर, समग्र में से चुनी गई इकाइयों के अभिलक्षणों से ज्ञात किए गए जो सांख्यिकीय माप होते हैं, वो सांख्यिकीय माप क्या कहलाता है, प्रतिदर्शज कहलाता है। उन्हीं को अपन प्रतिदर्शज कहा जाता है, वो अपने प्रतिदर्शज के अंतर्गत शामिल किया जाता है दोस्तों। ओके देखो मित्रों, अच्छा जैसे मैंने कहा कि जैसे एक समग्र की 100 इकाइयों में से, अगर एक समग्र में टोटल कितनी थी 100 इकाइयां थी, उनमें से हमने 10 इकाइयों को चुन लिया, 10 इकाइयों को चुना और उन 10 इकाइयों के आधार पर जो हमने माध्य ज्ञात किया, जो अपने वेरियांस ज्ञात किया,
वो क्या कहलाता है, वही आपका स्टैटिक कहलाता है, उसी को स्टैटिक कहा जाता है। वो स्टैटिक का पार्ट उसी को प्रतिदर्शज कहा जाता है, वो प्रतिदर्श अपना कहलाता है दोस्तों। कैसे, सुनिए तो। ओके, सबने उतार लिया दोस्तों अच्छे से। अब दोस्तों मैं इसको और अच्छे से समझ देखो, मैं तो सपोज करूं मैं तो ओके मित्रों, जैसे मान लो मित्रों कि मैं कह दूं कि यहां पर, अगर मैं कह दूं देखो यहां पर ये एक बड़ा सा एक कमरा है दोस्तों। ओके, ये बड़ा सा एक कमरा दोस्तों, इस कमरे में दोस्तों मान लो ये आपका गोला है, ये आपका प्लस है, ये आपका माइनस है, ये गोला है, ये प्लस है, ये माइनस है, ये गोला है, ये प्लस है, ये माइनस प्लस है, ये गोला है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये गोला है, ये माइनस है, ये प्लस है, गोला है। ऐसे दोस्तों ये आपके सामने एक पूरा समग्र पड़ा है। ये आपका पूरा एक समग्र है, जिसको अपन दोस्तों पॉपुलेशन भी बोल, इसको पॉपुलेशन भी कह सकते हैं। ये पॉपुलेशन बोलो या इसको यूनिवर्स बोलो। ओके, इसमें से मान लो एक तो मैंने ये प्लस उठा लिया, एक दोस्तों मान लो ये गोला उठा लिया। ओके, ये मान लो ये माइनस उठा लिया, फिर ये मान लो ये गोला उठा लिया, ये मान लो प्लस उठा लिया, ये मान लो माइनस उठा लिया। ऐसे उठा उठा के दोस्तों मैंने एक एक मतलब एक बॉक्स उठेगा। ओके, ये कहलाएगा आपका सैंपल। मैंने आपका सैंपल ले लिया, सैंपल। ओके, आगे। ओके, तो अब मैंने सैंपल ले लिया भाई, सैंपल मैंने ले लिया, मतलब मेरे पास इतने सारे समग्र थे, उनमें से मैं कुछ ना कुछ डेटा कलेक्ट के लिए सैंपल ले लिया। ओके, अब दोस्तों अगर मान लो मैं इनका, अगर मैं इन सब का, अगर मान लो इन सब का अगर मान लो माध्य निकाल रहा हूं, अगर मान लो इनका मैं माध्य निकाल रहा हूं, ओके, इनका अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल रहा हूं, इनका अगर मैं अनुपात निकाल रहा हूं, तो ये क्या है, ये दोस्तों इसको बोलेंगे अपन प्राचल। ये प्राचल है, इसको हम बोलेंगे प्राचल, मतलब इन समग्र की इनको बोलेंगे प्राचल। और जब इनका, अगर मैं इनका माध्य निकालता हूं, अगर मान लो इनका माध्य निकालता हूं, इनका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालता हूं, या इनका मैं अनुपात निकालता हूं, ओके, अनुपात निकाल, तो ये क्या कहलाएगा, अगर मैं इन सब का माध्य अनुपात कुछ भी निकाल, ये कहलाएगा प्रतिदर्शज। क्या कहलाएगा, प्रतिदर्शज कहलाएगा। इसको हम प्रतिदर्शज कहेंगे दोस्तों। ओके, जैसे मान लो यहां पर जो यू होता है, ये आपका माध्य शो करता है, ये आपका स्टैंडर्ड डेविएशन शो करता है, और ये आपका पॉपुलेशन शो अनुपात प्रोपोर्शनल, जिसको ना प्रोपोर्शनल कहते हैं। यहाँ पर माध्य को अपन एक्स बार बोलेंगे, यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन आपका एस रहेगा, और ये पी आपका छोटा पी रहेगा, छोटा पी रहेगा। इस प्रकार से अपन, तो अपन कह सकते हैं कि सैंपल, जो सैंपल आपने लिए, उन सैंपल का जब आप स्टैटिकल यानी सांख्यिकीय माध्य ज्ञात करते हो, चाहे वो माध्य हो, चाहे स्टैंडर्ड डेविएशन, चाहे कुछ भी हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, वो सब क्या कहलाता है, प्रतिदर्शज कहलाता है। उसको प्रतिदर्शज कहा उसे प्रतिदर्शज कहा जाता है। ओके, आगे। ओके ओके, और दोस्तों अगर मैं एक बात करूं तो यहां पर एक काम की बात हो, अब सुनिए दोस्तों, कई बच्चे समझ ही नहीं पाते, बच्चे भोले होते हैं, और तुमको दोस्तों समझ, तुमको स्टैटिक एएस तो बन के ही रहना दोस्तों। ओके, एएस हो तो तुम्हारे रगों के अंदर बसना चाहिए। और अभी तो दोस्तों ये पिक्चर है पूरी, मतलब ना ट्रेलर है। ओके सर, ओके, अब सुनिए तो, अभी तो ये तो आपका ट्रेलर है, अभी तो पिक्चर देखना। कहते ना जब तुम्हारी टेस्ट सीरीज आएगी ना, टेस्ट सीरीज सारा कहते ना कि किसी की औकात नहीं होगी, पेपर बनाने से पहले अपने से पहले पूछेगा कि भाई मुकेश सर पेपर बना दे क्या। आरपीसी की औकात होगी नहीं दोस्तों, आरपीसी को अपन धमका के रखेंगे, भाई तू रुक जाए थोड़ी देर आगे। अब देखो, अगर मैं तुमसे कह दूं दोस्तों, अगर दोस्तों अब यहां पर मैं तुमसे एक दो, ओके आगे देखो मैं तो, अगर देखो अपन इसमें कहें कि प्रतिदर्श मतलब सैंपल, प्रतिदर्श में चुनी गई, सुनो, प्रतिदर्श में चुनी गई इकाइयां, कई बार आ जाता है दोस्तों, क्योंकि सिलेबस का पार्ट है, सिलेबस में दे रखा है। प्रतिदर्श में चुनी गई इकाइयां, प्रतिदर्श में चुनी, देखो प्रतिदर्श में चुनी गई इकाइयां, प्रतिदर्श में चुनी गई इकाइयां प्रतिदर्श इकाइयां कहलाती है, उसको बोलते हैं प्रतिदर्श इकाइयां। तो मैंने कहा कि प्रतिदर्श में चुनी गई इकाइयां, इसको अपन सैंपल यूनिट कहते थे। ओके, आगे। ओके, तो अपन कह सकते हैं इसको हम सैंपल यूनिट कहते हैं, सैंपल यूनिट्स कहा जाता है दोस्तों। तो मित्रों मैंने कहा कि प्रतिदर्श में, दोस्तों मैंने क्या कहा, प्रतिदर्श में, ओके, मैंने कहा कि प्रतिदर्श में चुनी गई इकाइयां प्रतिदर्श इकाइयां कहलाती है। दोस्तों ये प्रश्न आ जाता है कि प्रतिदर्श इकाइयां कहलाती है, उसको प्रतिदर्श इकाइयां कहा जाता है दोस्तों। ओके, तो उसे प्रतिदर्श इकाइयां कहा जाता है। प्रतिदर्श इकाइयों की बात करें तो प्रतिदर्श इकाइयों के अंतर्गत दोस्तों शामिल किया जाता है। तो एक तो अपन समझ सकते हैं, क्योंकि जब सैंपल की, तो प्रतिदर्श में दोस्तों मैंने कहा कि सैंपल में चुनी गई इकाइयां, सैंपल में जिन इकाइयों को आपने चुना है, सैंपल में जिन इकाइयों को चुना गया, तो प्रतिदर्श में चुनी गई इकाइयां दोस्तों आपकी प्रतिदर्श इकाइयां कहलाती है, उनको प्रतिदर्श इकाइयां कहा जाता है, वो अपनी सैंपल यूनिट कहलाती है। ओके, आगे। ओके, आगे। ओके, ओके, तो दोस्तों सुनिए, तो कई बार आपके सिलेबस में एक पॉइंट छुपा हुआ है, सैंपल यूनिट क्या होती है।
तो सैंपल यूनिट किसे कहते हैं? तो दोस्तों साफ साफ कहा गया दोस्तों यहाँ पर कि प्रतिदर्श में चुनी गई इकाइयां जो है वो प्रतिदर्श इकाइयां कहलाती है, उनको प्रतिदर्श इकाइयां कहा जाता है, वो प्रतिदर्श इकाइयां कहलाती है दोस्तों। ओके, आगे उसे प्रतिदर्श इकाइयां कहा जाता है, वो प्रतिदर्श इकाइयां दोस्तों अपनी कहलाती है। ओके, यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं? यस या नो बताओ पहले, सबसे पहले ये बात आपको। तो प्रतिदर्श में चुनी गई इकाइयां दोस्तों प्रतिदर्श इकाइयां अपनी कहलाती है दोस्तों। ओके, उनको हम प्रतिदर्श इकाइयां कहते हैं, वो प्रतिदर्श इकाइयों का पार्ट मानी जाती है, उसको प्रतिदर्श इकाइयों के अंतर्गत शामिल किया जाता है, वो प्रतिदर्श इकाइयों का पार्ट दोस्तों उसके अंतर्गत शामिल किया जाता है दोस्तों। ओके, यहां तक की बात समझ में आ गई क्या दोस्तों? ओके, फिर दोस्तों आपके सामने आ जाता है जब थ्योरी की बात अगर करते हैं तो दोस्तों, तो अब सुनिए तो। ओके, अब दोस्तों सिंपल सर पैरामीटर इन स्टैटिस्टिक्स के बारे में आज पहली बार पढ़ा है। ओके, समझ में आ गया दोस्तों अच्छे से? दोस्तों सीधी बात है, समग्र का टोटल जो है अपने पास जितनी भी इकाइयां, उन समग्र का जब हम स्टैटिस्टिकल मीन ज्ञात करते हैं, मतलब उनका स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट करते हैं, वो तो आपका संप्राचल, क्योंकि ये प्रश्न एग्जाम में आया था दोस्तों, पिछली बार एग्जाम में आया होता है, ये एग्जाम में आया क्वेश्चन, प्राचल क्या होता है और प्रतिदर्शज क्या होता है, ये समझ। तो इसको बोलते हैं पैरामीटर, इसको बोलते हैं स्टैटिक दोस्तों। आगे ओके दोस्तों, आगे क्लियर दोस्तों, आगे आगे ओके, यहां तक की बात समझ आ गई आप लोग? तो दोस्तों ये तो अपना पैरामीटर्स होता है और ये अपना प्रतिदर्श होता है। और दोस्तों अभी अपन चैप्टर क्या पढ़ रहे हैं? अपन पढ़ रहे हैं दोस्तों, क्या पढ़ रहे हैं? डिजाइन ऑफ सैंपल सर्वे। तो इनको समझने के लिए पहले तो अपने को ये समझना जरूरी है कि आपका समग्र क्या होता है, यूनिवर्स क्या होता है दोस्तों, वो यूनिवर्स कितने प्रकार का होता है, पैरामीटर्स क्या, सॉरी परिमित क्या होता है, अपरिमित क्या होता है, उसके बाद दोस्तों आपका सैंपल क्या होता है, फिर पैरामीटर्स क्या होता है, फिर आपका, अभी सुन लो, अभी खत्म नहीं दो, फिर आता है दोस्तों अब तुम्हारे सामने प्रतिचयन दोस्तों। ओके, देखो ये आता है प्रतिचयन। अब ये वर्ड सुनिए, प्रतिचयन। अब प्रतिचयन क्या होता है दोस्तों? ओके, आगे अब सुनिए और समझिए। प्रतिचयन, प्रतिचयन को इंग्लिश में बोलते हैं सैंपलिंग। क्या बोला जाता है? सैंपलिंग कहा जाता है, सैंपलिंग कहा जाता है। ओके, सैंपलिंग कहते हैं, तो प्रतिचयन का मतलब होता है आपका सैंपलिंग, इसको अपन सैंपलिंग कहते हैं। तो सैंपलिंग किसे कहा जाता है ये समझना दोस्तों। ओके दोस्तों, मैं चाहता हूं कि राजस्थान का हर एक बच्चा अपने से जुड़े। ओके, कंप्यूटर एग्जाम 2018 में आया था। ओके, ये ध्यान रखना, तो आपको समझिए। ओके, राजस्थान का हर एक बच्चा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता कि ऐड नहीं कर पाता क्योंकि अपने पास इतने सारे संसाधन नहीं है, लेकिन दोस्तों मैं अब राजस्थान को यह दिखाना चाहता हूं कि बिना संसाधनों के भी, बिना संसाधनों के भी और बिना दोस्तों दिखावा करे, बिना पीडीएफ नोट्स दिए तो भी हम बेटर रिजल्ट दे सकते हैं। दोस्तों नेट ग्यारह में आपने देखा होगा लगातार रिजल्ट आते जा रहे हैं, मतलब करीबन 200 से भी ज्यादा बच्चे नेट पास कर चुके हैं पहले। वैसे ये मेरी खुश, मैं तो 100 का टारगेट लेके चला था कि 100 बच्चों को नेट ग्यारह पास कराएंगे, लेकिन अब तो डेली आए जा रहे हैं। अभी तो मैंने हालांकि वीडियो नहीं बनाया। ओके, तो मैं चाहता हूँ कि इस बार 218 बच्चे अपने पास हो। तुम में से कितने बच्चे रेगुलर पढ़ते मेरे को नहीं पता दोस्तों, लेकिन मैं उसके लिए तैयार दोस्तों। यस सर, कल की क्लास में एग्जाम्पल, अरे भाई तो आ रहा तो देख लेना आंसर, तो कोई बात नहीं, पवन गलती होगी, मिस्टेक होगी, देख लेना, इसमें क्या बात होगी। आगे अब आता है दोस्तों प्रतिचयन, सैंपलिंग किसे कहते हैं? अब देखो सैंपलिंग क्या होता है, सैंपलिंग किसे कहा जाता है, सैंपलिंग किसे कहते हैं, सैंपलिंग का मतलब क्या होता है दोस्तों सुनिए। ओके, मैंने कहा कि किसी भी अनुसंधान करता, मैंने कहा कि किसी भी अनुसंधान करता, ओके, किसी भी आगे किसी भी अनुसंधान करता, मैंने कहा तो किसी भी अनुसंधान करता द्वारा, किसी भी अनुसंधान करता द्वारा, ओके, किसी भी अनुसंधान करता द्वारा समग्र में से, ओके, आगे समग्र में से, सुना दोस्तों, सुना बहुत बड़े बात। सैंपलिंग एक मेथड है, एक तरीका है। जैसे सपोज करो मित्रों, सपोज करो ये 100 इकाइयां है, इन 100 में से हमने 10 इकाइयां चुनी, तो ये 10 इकाइयां क्या है? सैंपल यूनिट है, ये सैंपल यूनिट है। तो ये 10 इकाइयां दोस्तों अगर ओके तो दोस्तों ओके, अगर देखो सुनिए, ये 10 इकाइयां है, तो ये 10 इकाइयां चुनी कैसे? ये 10 इकाइयां चुनी कैसे? देखो अगर ओके सर मुझे भी पीडीएफ हर गलत लगती है दोस्तों। ओके, आगे अब सुनिए, तो ये 10 इकाइयां चुनी कैसे दोस्तों का? ओके, तो 10 इकाइयां चुनने का तरीका क्या है? ये दोस्तों आपका कहलाता है सैंपलिंग। ओके, तो मैंने कहा कि किसी भी अनुसंधानकर्ता द्वारा समग्र में से कुछ दोस्तों, आगे समग्र में से कुछ इकाइयों, दोस्तों मैंने कहा कि समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन, समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन जिस विधि, ओके, जिस विधि या तरीके, तो मैंने कहा जिस विधि या तरीके से किया जाता है, जिस विधि या तरीके से किया जाता है उसे
उस अच्छा जो जिस विधि या जिस तरीके से किया जाता है उसे प्रति चयन कहा जाता है, अर्थात उसे सैंपलिंग कहा जाता है। ओके, उसे प्रति चयन कहा जाता है। ओके, उसे प्रति चयन कहा जाता है, अर्थात उसे सैंपलिंग कहा जाता है, वही अपना सैंपलिंग कहलाता है। यानी कहने का मतलब हो गया कि किसी भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा समग्र में से कुछ इकाइयों की समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन जिस भी विधि या तरीके से किया जाता है, उस विधि या तरीके को हम प्रति चयन कहते हैं, वो अपना सैंपलिंग कहलाता है, उसको सैंपलिंग कहा जाता है। तो मित्रों मैंने कहा दोस्तों कि किसी भी अनुसंधानकर्ता के द्वारा समग्र में से कुछ इकाइयों का चयन जिस विधि या तरीके से किया जाता है, उसे दोस्तों हम प्रति चयन कहते हैं, वो प्रति चयन कहलाता है दोस्तों। ओके, उसे प्रति चयन कहा जाता है, वो अपना प्रति चयन कहलाता है। ओके, सैंपलिंग, तो सैंपलिंग क्या है? सैंपल प्राप्त करने का एक तरीका है। सैंपलिंग क्या है? सैंपल प्राप्त करने का एक तरीका होता है। तो दोस्तों अब तुमसे बताओ, तुमसे ये पूछ ले एक्चुअल में कि प्रति चयन के उद्देश्य क्या है दोस्तों। ओके, अगर तुमसे कोई प्रति चयन के उद्देश्य बताओ दोस्तों कि इसके ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, कि एक्चुअल में सैंपल प्राप्त करने के पीछे क्या ऑब्जेक्ट है, क्यों हम सैंपल प्राप्त करते हैं, सैंपल प्राप्त करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो सैंपल प्राप्त करने के पीछे क्या उद्देश्य होता है, क्या तरीका होता है, क्या इसके ऑब्जेक्ट्स होते हैं दोस्तों। ओके, दोस्तों बता दूं, सैंपल प्राप्त करने के पीछे दोस्तों अगर मैं तुमसे कहूं सैंपल प्राप्त करने के पीछे दो उद्देश्य मेन होते हैं। ओके, सबसे पहले होता है समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना। सबसे पहला होता है समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना। दोस्तों सिंपल सी बात है, अगर समग्र में से अनुमान लगा, समग्र का अध्ययन करना अनुमान लगाना, समग्र का अध्ययन करना संभव नहीं होता, समग्र का अध्ययन करना संभव नहीं होता। तो समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना, इसका मतलब होता है कि इस प्रतिचयन का उद्देश्य होता है कि तो पूरे समष्टि के बारे में कम, देखो आप जानते हो समष्टि का अध्ययन करने में समय भी ज्यादा लगता है और लागत भी ज्यादा लगती है। तो अपन पूरी समष्टि का अध्ययन ना करके उनमें से कुछ सैंपल निकालकर और उसके आधार पर अगर अपन पूरे समग्र का अनुमान लगा लेते हैं, उससे समय की भी बचत होती है और खर्चा भी कम होता है। इसलिए दोस्तों अपन प्रति दर्शक ओके यानी प्रति चयन का प्रयोग करते हैं। अर्थात दोस्तों इसका समष्टि प्राचल का अनुमान लगाने के लिए जरूरी होती है कि दोस्तों आपने समग्र की इकाइयों का अध्ययन किया, उस समग्र की इकाइयों के अध्ययन को अपन सैंपल की इकाइयों से मैच करने के लिए अपन सैंपलिंग अपन काम में लेते हैं दोस्तों। ओके, आगे फिर आता दोस्तों अगर परिकल्पना परीक्षण के लिए तो परिकल्पना परीक्षण के लिए यानी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए परिकल्पना परीक्षण के लिए भी दोस्तों अपन सैंपलिंग काम में लेते हैं। तो परिकल्पना हाइपोथेसिस के लिए टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस के लिए दोस्तों सैंपलिंग काम में ली जाती है। अपन परिकल्पना यानी दोस्तों अपन किसी चीज को टेस्ट करते हैं, उसकी दोस्तों टेस्टिंग करना, उसके हाइपो यानी जो विचार देखो बताओ कई बार अपन सोचते दोस्तों कई बार अपन सोचते ऐसा होगा वैसा होगा या ऐसा नहीं होगा वैसा नहीं होगा। तो इसका मतलब सीधा सा माना जाता है, इसका मतलब सीधा सा आपका रहता है। वो क्या रहता है बता दो, तो समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना हो या दोस्तों अपन परिकल्पना परीक्षण करना हो, इन सब के लिए दोस्तों सैंपलिंग जरूरी होती है। इन सब के लिए सैंपलिंग का पॉइंट माना जाता है। ये सब काम के लिए सैंपलिंग दोस्तों सबसे ज्यादा जरूरी मानी जाती है। इन सब के काम के लिए सैंपलिंग का पोर्शन दोस्तों अपने आप में दोस्तों इंपॉर्टेंट आ जाता है। तो अपन कह सकते हैं दोस्तों कि एक तो समष्टि प्राचल का अनुमान लगाना। ओके, आगे ओके तो अच्छा इसके अलावा दोस्तों अपन कह सकते हैं कि सैंपलिंग के और उद्देश्य इसका था कि समग्र के संबंध में यूनिवर्सल के संबंध में असमग्र के संबंध में सूचना प्राप्त करना। यानी आप पूरे समग्र के बारे में सूचना प्राप्त करने के लिए भी आप सैंपलिंग काम में लेते हो। भाई अगर समग्र के संबंध में अगर आपको कंप्लीट डिटेल चाहिए तो मैंने कहा कि समग्र के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए सैंपलिंग की आवश्यकता होती है। ओके बताओ यहां पर दोस्तों अपन इसकी आवश्यकता महसूस की जाती है। ओके, आगे तो अपन ये कह सकते हैं दोस्तों अगर मानो तो यहां पर समग्र के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए भी सैंपलिंग काम में लेते हैं दोस्तों कि ये सैंपलिंग वहां पर काम में ली जाती है, सैंपलिंग का प्रयोग दोस्तों वहां पर किया जाता है। ओके, समग्र की बात करें तो समग्र के लिए भी दोस्तों अपन यहां पर बात कर सकते हैं दोस्तों। ओके, तो बताइए दोस्तों यहां तक की बात आपको समझ, तो अपन कह सकते हैं कि एक्चुअल में सैंपलिंग के पीछे क्या ऑब्जेक्ट्स है, सैंपलिंग के उद्देश्य क्या, क्यों सैंपलिंग की जरूरत होती है। तो कह सकते हैं समष्टि प्राचल का अनुमान लगाने के लिए, परिकल्पना परीक्षण करने के लिए और समग्र के संबंध में सूचना प्राप्त करने के लिए दोस्तों अपने को इसकी जरूरत होती है दोस्तों। ओके, तो यहां पर दोस्तों एक बात सुनना दोस्तों। ओके, फिर दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात सुनिए। ओके,
फिर अपन जब सैंपलिंग चैप्टर पढ़ रहे हैं तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रति चयन का मतलब समझ गए, एक तरीका, सैंपल प्राप्त करने का तरीका क्या होगा। प्रति चयन के आवश्यक तत्व, कि प्रति चयन के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं, प्रति चयन के आवश्यक तत्व कौन, तो अपन कह सकते हैं कि प्रति चयन के आवश्यक तत्व कौन कौन से, ये सबसे पहले आती है प्रति चयन के आवश्यक तत्व कौन कौन से। अब सुनिए और समझने की कोशिश करते। देखो प्रति चयन के आवश्यक तत्वों में दोस्तों सबसे पहला तत्व होता है प्रतिनिधित्व। सबसे पहले तो होता है आपका प्रतिनिधित्व। अब तुमको से ये क्या बीमारी बता रहे हो, अरे भैया रुक जाओ तसल्ली रखो। इसका मतलब सैंपल ऐसा होना चाहिए जो समग्र की सभी इकाइयों का पूर्ण प्रतिनिधित्व कर सकते हो। आगे ओके, तो दोस्तों अगर बात करें, अगर बात मैंने कहा कि सैंपल ऐसा हो जो समग्र की सभी इकाइयों का क्या करता है, रिप्रेजेंट करता हो, रिप्रेजेंटिव करने वाला होता है, यानी पूरे समग्र का प्रतिनिधित्व करने वाला होना चाहिए दोस्तों। ओके चलो दूसरा तत्व क्या होता है, स्वतंत्रता। प्रति चयन के लिए दूसरा तत्व आपकी स्वतंत्रता दोस्तों। अगर इंडिपेंडेंस की बात करें कि समग्र की सभी इकाइयां आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, अर्थात किसी इकाई को अगर सभी इकाइयां आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए। ओके में तो ये रहा। फिर आता दोस्तों आपका सहजातीयता, होमोजेनिटी जिसको बोलते हैं सहजातीयता। सहजातीयता का मतलब होता है आपका होमोजेनिटी, जिसका मतलब होता है कि यदि समग्र में से दो या दो से अधिक प्रतिशत छांटे जाए तो उनमें परस्पर सहजातीयता होनी चाहिए, मतलब वो आपकी सहजातीयता का भाव उनमें होना चाहिए, तभी दोस्तों आप अपना रिजल्ट सही निकाल सकते हो, नहीं तो रिजल्ट नहीं बता पाओगे। और एक होता है पर्याप्तता, सैंपल ऐसा हो जो आपका पर्याप्त रहे, जिससे आप समग्र का अध्ययन कर सको। प्रतिदर्श पर्याप्त होना चाहिए, जिसमें उसमें जितनी अधिक इकाइयों का समावेश होगा उतनी उसमें शुद्धता होगी। जितना बड़ा सैंपल होगा एरर उतनी कम होगी, जितना कम सैंपल होगा एरर उतनी ज्यादा होगी। ये आपको मैं सैंपलिंग एरर में सिखाऊंगा। ओके तो दोस्तों यहां पर प्रश्न ये बनता है दोस्तों, प्रश्न ये बनता है कि एक्चुअल प्रति चयन के आवश्यक तत्व कैसे होते हैं। तो अपन कह सकते हैं कि प्रति चयन के लिए दोस्तों इन चार बातों का ध्यान में रखना। ओके एक तो प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अर्थात सैंपलिंग ऐसा हो कि सैंपल ऐसा हो जो पूरे समग्र का रिप्रेजेंट करने वाला। ओके फिर एक होता है कि वो आपस में स्वतंत्र होना चाहिए, यानी दोस्तों किसी भी प्रकार का उनमें कोई बाउंडेशन नहीं होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के सहजातीयता होनी चाहिए, मिलते जुलते होने चाहिए, नहीं तो मता नहीं पता लगा आपने जो कुछ सैंपल अलग ले लिए, कुछ सैंपल अलग ले लिए, फिर आप रिजल्ट कैसे निकालो दोस्तों। ओके ओके फिर अपन कह सकते हैं दोस्तों यहाँ पे पर्याप्तता, यहाँ पर पर्याप्तता यानी दोस्तों अपने बना एडुकेशन होनी चाहिए, मतलब पर्याप्त होना चाहिए। मतलब ये नहीं कि आपने 100 इकाइयों से केवल 2 इकाइयां ले ली तो फिर रिजल्ट कैसे निकालोगे भाई। अगर 100 इकाइयां आपके पास, 100 में से अगर आपने 2-4 इकाइयां ली और आप रिजल्ट निकालने की कोशिश कर रहे हो तो रिजल्ट सही नहीं आएगा। तो कहना का सैंपल साइज इतना होना चाहिए जिससे पूरे समग्र का अध्ययन कर सके और उससे दोस्तों अपन अच्छे से सारी बातें समझ सके, ये ध्यान में दोस्तों। तो कह सकते हैं कि सैंपलिंग के लिए दोस्तों इन सब चीज़ों का होना जरूरी है। ये सब चीज़ें दोस्तों सैंपलिंग के लिए दोस्तों सबसे ज़्यादा जरूरी मानी जाती है। इसके लिए दोस्तों ये सब बातें आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके तो एक तो सैंपलिंग के लिए जरूरी है प्रतिनिधित्व का होना, एक उसमें स्वतंत्रता, एक उसमें सहजातीयता और एक उसमें पर्याप्तता का भाव होना चाहिए, यानी पर्याप्तता का भाव। ओके एडुकेशन दोस्तों आगे ओके आगे ठीक है। तो आगे तो अपन कैसे एडुकेशन का भाव उसमें, एडुकेशन का भाव उसमें होना चाहिए। तो देखो अपन कह सकते हैं एक तो प्रतिनिधित्व का भाव होना चाहिए, एक उसमें स्वतंत्रता का भाव, एक उसमें सहजातीयता का भाव और एक उसमें पर्याप्तता का भाव होना चाहिए, यानी पर्याप्तता का भाव दोस्तों वहां पर होना चाहिए। दोस्तों ये बात आपको समझने की कोशिश आपको करनी है दोस्तों। ओके अब दोस्तों मैं आपको एक बात और क्लियर कर दोस्तों। ओके सुनिए दोस्तों, मजा आ रहा दोस्तों, मजा आ रहा दोस्तों। 2 बातें आपको और बता दोस्तों। ओके दोस्तों यहाँ पर दोस्तों, ओके दोस्तों यहाँ पर दोस्तों मैं एक बात क्लियर कर दूं आपको। ओके 2 परिभाषा देखो। ओके सैंपलिंग के लिए दोस्तों एक तो आपको याद रखना दोस्तों, 2 व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने। ये 2 व्यक्ति बड़े कॉम्बिनेशन है, इनको तो छोड़ना नहीं है। एक आपका सिम्पसन एवं काफ्का, सिम्पसन एवं काफ्का। एक तो इस बंदे का नाम याद रखना, ये साला बड़ा खतरनाक बंदा है, सिम्पसन और काफ्का। और एक स्नेडोकोर, ये 2 व्यक्तियों के नाम अपने को पढ़ना है, क्योंकि इन 2 व्यक्तियों ने सैंपलिंग के बारे में कुछ ना कुछ बोला है दोस्तों, क्योंकि ये बड़े खतरनाक नाम है, याद रखना। ओके ये कह सकता है दोस्तों, इसने क्या कहा, इसने कहा कि प्रतिदर्श मतलब सैंपल, प्रतिदर्श समग्र की, प्रतिदर्श समग्र की। ओके प्रतिदर्श समग्र की इकाइयों, ओके समग्र की इकाइयों का, प्रतिदर्श समग्र की इकाइयों का वह अंश है, मतलब वह भाग है, वह पार्ट है जो संपूर्ण जो पूर्ण समग्र के अध्ययन,
जो पूर्ण समग्र के अध्ययन हेतु चुना जाता है, अध्ययन हेतु चुना जाता है, अध्ययन हेतु चुना जाता है, अध्ययन हेतु चुना जाता है। ओके, पहली बात तो ये सिम्पसन और काफका की एक तो याद रखना। ओके, इसने कहा कि प्रतिदर्श, आपका जो प्रतिदर्श है ना, प्रतिदर्श मतलब आपका सैंपल, सैंपल क्या लिखा, देखो सिम्पसन क्या लिखता है कि सैंपल जो होता है वो समग्र की इकाइयों का, सैंपल समग्र की इकाइयों का वह आंसर दोस्तों। तो बता दोस्तों यहां पर मैंने कहा समग्र की इकाइयों का वह आंसर जो पूर्ण समग्र के अध्ययन हेतु, पूर्ण समग्र के अध्ययन हेतु इसको चुना जाता है। ओके, ये सिम्पसन और काफका की परिभाषा दोस्तों याद रखना। ओके, फिर दोस्तों एक परिभाषा दोस्तों आपके स्नेडोकोर। ओके, स्नेडोकोर। अब स्नेडोकोर ने क्या कहा, स्नेडोकोर भाई साहब क्या कहते हैं, इसकी भी सुनते हैं कि स्नेडोकोर, स्नेडोकोर कहता है दोस्तों। स्नेडोकोर की जब बात आती है दोस्तों, अगर बात करें तो अपन कह सकते हैं दोस्तों, अगर करें कि एक बूंद रक्त की जांच, ओके बताओ रक्त की, ओके अपन देखो दो स्नेडोकोर ने दोस्तों अगर बात देखो यहाँ पर स्नेडोकोर की बात आती है, इसने कहा एक छोटे प्रतिदर्श के आधार पर पूरे क्षेत्र के बारे में निर्णय कर सकते हैं। यानी दोस्तों मैं यहाँ पर कह दूं तो देखो रक्त की बूंद को समग्र मान, ऐसे लिख लो, इतना लिख लो इसको समझने के लिए कि रक्त की बूंद, ओके रक्त की बूंद को प्रतिदर्श माना है, रक्त की बूंद को प्रतिदर्श माना है, बस इतना लिखो समझ आ जाएगा, इस तरह माना है। ओके, रक्त की बूंद को प्रतिदर्श माना है स्नेडोकोर के। तो स्नेडोकोर ने रक्त की बूंद को प्रतिनिधि, तो अपन बात करें यहां पर कह सकते हैं कि रक्त की बूंद, जो रक्त की बूंद होते उसी को सैंपल माना। ओके, रक्त की बूंद को प्रतिदर्श माना कि रक्त की जो बूंद है उसी को प्रतिदर्श यहाँ पर माना गया। ओके मित्रों, ओके तो एक तो सिम्पसन की परिभाषा आपको याद रखनी है और एक स्नेडोकोर की परिभाषा, ये दो परिभाषा आपको याद रखनी है। अब बताओ दोस्तों, सबसे पहले तो ये कमेंट करके बताओ दोस्तों आज का जो लेक्चर था वो लेक्चर समझ में आया या नहीं आया दोस्तों, यस या नो, थम्स अप करो। यानी आज के लेक्चर में जो बातें बताई दोस्तों, अभी अपना 2 या 3 दिन में चलेगा, तो हो सकता है दोस्तों रात को 11 बजे में अपन तूफान मचा देगा तूफान तुमने तो रात को। तो सैंपल देखो समग्र क्या होता है ये बता चुका, किसी निश्चित उद्देश्य के अनुसार एक अनुसंधानकर्ता द्वारा एकत्रित की गई सभी इकाइयों का समूह समग्र या समष्टि कहलाता है। समग्र को 2 भागों में बांटा जाता है, परिमित समग्र होता है और अपरिमित समग्र होता है। ओके, ये बता चुका। परिमित क्या होता है ये बता चुका, अपरिमित क्या होता है, इसमें सैंपल क्या होता है, आपका पैरामीटर्स क्या होता है, आपका स्टैटिक क्या होता है दोस्तों, ये बातें, और सैंपलिंग किसे कहते हैं ये बता चुका। सैंपलिंग के आवश्यक तत्व क्या होते हैं ये भी बता चुका, और 2 परिभाषा को बता। यानी आज का लेक्चर दोस्तों आपको समझ में आ गया दोस्तों, यस या नो, थम्स अप करके दो। ओके तो दोस्तों एक काम है ना, आज रात को 10:30 बजे तूफान मचा दो। आज 10:30 रात को, आज आपको रात को 10:30 बजे भी क्लास लेंगे। आज रात को 10:30 बजे क्लास रहेगी, तो रेडी रहना 10:30 बजे। ओके ले लो सर, मजा आएगा मजा। चलो आज रात को 10:30 पढ़ देंगे। ओके तो 10:30 बजे क्लास रखेंगे। ओके तब तक के लिए टेक केयर मित्रों, बाय बाय। ओके मिलते हैं 10:30 बजे, थैंक यू।